हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, गुड है। कल जो आपने सीखा था, जो हमने बताया था आपको कंपोनेंट्स के बारे में, उसको आपने 10-10 बार लिखा, ट्राई किया? ठीक है, मजा आया? याद आया कुछ? जो कल हमने बता दिया था उसके आगे का ये बाकी चीजें हैं वो नोट करनी है। तो चले आगे, ठीक है। तो ये है फिलामेंट। फिलामेंट का साइन इस तरह का होता है। और फिलामेंट जैसे आप पहले बल्ब लगते थे ना पीले वाले घर में, 100 वाट वाले बल्ब, उसमें फिलामेंट लगता था। उसमें फिलामेंट तार को ही लपेट करके अंदर एक बल्ब में, शीशे में बंद कर दिया जाता था, जिसके वजह से उसमें रोशनी ज्यादा आती थी। जब उसको क्रैक कर देते थे उसमें हवा भर जाती थी, तो गैस नहीं होने की वजह से जल्दी खराब हो जाता था और धुआं निकल जाता, तो लाइट नहीं देता था पूरा। फिलामेंट भी एक तरह का तार ही होता है, स्पेशल तार होता है जो शीशे के बल्ब में बंद करके इसमें गैस डाल दिया जाता है। तो उससे क्या कहते हैं, गैस होता है, इसके वजह से ये रोशनी ज्यादा फैलाता है। पर क्या था, ये गर्म भी ज्यादा बहुत होता है, ये बहुत गर्म भी होता है। और दूसरा ये है कि ये बिजली भी बहुत ज्यादा खाता है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने सबके लिए एलईडी मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि ये रोशनी एलईडी जो होता है, एक तो बिजली कम खाता है और दूसरा लाइट रोशनी अच्छा देता है। पहले ये महंगा होता था लेकिन अब सस्ता हो गया। ये बल्ब सस्ते होते थे। फिलामेंट जो है ये आपका बल्ब होता है, ये बता दिया। अब आगे चलते हैं, एंटीना। किसी भी वायरलेस चीज को जब हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वाईफाई हो गया इंटरनेट के लिए, जितने भी डिवाइसेस जो वायरलेस कोई कनेक्टिविटी, जैसे जीपीएस हो गया, ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए हमें एंटीना जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी हवाई जहाज में राडार लगे होते हैं, वो भी एंटीना का ही एक स्वरूप है। टावर लगे होते हैं, टावर जब ये हवा में एक सिग्नल हम एक दूसरे को भेजते हैं, लेते हैं, तो रिसीवर और ट्रांसमीटर दो तरह के एंटीना यूज होता है। एक सिग्नल को मतलब कि एम्पलीफाई करके जो है टावर के थ्रू, टावर वाले एंटीना के थ्रू, छोटे जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं या कोई जैसे टीवी हो गया, डिश हो गया, सैटेलाइट से भी एंटीना लगा होता है। सैटेलाइट से एंटीना हमारे फ्री डिश वाले जो छत पे लगे होते हैं उस पे लगता है। तो ये क्या करते हैं कि एक सिग्नल भेजता है, एक ट्रांसमीटर एंटीना होता है और एक रिसीवर एंटीना होता है। ठीक है, रिसीवर एंटीना कार के छतों पे लगे होते हैं, वो रिसीवर एंटीना होता है, वो रेडियो के सिग्नल को रिसीव करता है। घर के छतों पे लोग डिश लगाते हैं, फ्री डिश लगाते हैं, वो भी एक तरह का एंटीना है, वो सिग्नल रिसीव करता है। जो टावर आप देखते हैं जो जगह जगह लगे होते हैं मोबाइल के, वो ट्रांसमीटर होता है। तो वो जो कई टावर होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है, कि एक ट्रांसफर मतलब की करता है, ट्रांसमिट करता है, और एक रिसीव करता है कुछ सिग्नल। जैसे एक टावर दूसरे टावर का रिसीव करता है और फिर एम्पलीफाई करके फिर अगले टावर को भेजता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो किसी भी सिग्नल को हवा में फैलाने के लिए या हवा में से लेने के लिए एंटीना की जरूरत होती है। तो जहां पे इस तरह का सिग्नल लगा हो, उस तरह वो समझ लीजिए कि ये एंटीना है, यहाँ पे एंटीना का पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, ये हर एक चीज में मैंडेटरी है, क्योंकि जो भी वायरलेस चीज है, मोबाइल में तो 100%, क्योंकि ये चलता ही हवा में हमेशा। ठीक है, तो मोबाइल में जो एंटीना है उसका बहुत महत्वपूर्ण है। आपका ब्लूटूथ की रेंज कम हो जाएगी, आपके वाईफाई की रेंज कम हो जाएगी, आपके सिग्नल कम हो जाएंगे। कई बार कंप्लेन करते हैं कस्टमर कि हमारी रेंज कम हो गई है, वो सारा एंटीना की वजह से होता है। या एंटीना रिसीवर आईसी, दोनों में से अगर वीक हो जाएगा, या एंटीना कई बार टूट जाता है, या कनेक्टिविटी बंद खत्म हो जाती है, तो हमारा सिग्नल कम हो जाता है। क्यों? तो एंटीना का बहुत महत्वपूर्ण रोल है मोबाइल में। उसके बाद आ गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है कॉइल का ही एक स्वरूप है। ठीक है, कॉइल देखिए, ये कॉइल है, एक तरफ ये कॉइल है, बीच में फेराइट कोर होता है, और दूसरी तरफ ये भी है। और इसका लुक जो है इस तरह से होता है, इससे बड़े बड़े भी होते हैं, इससे छोटे छोटे भी होते हैं। आमतौर पर आप किसी भी मोबाइल चार्जर को खोल के देखिएगा तो ये आपको मिल जाएगा सभी मोबाइल चार्जर में। ये जो है हमें इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम 220 वोल्ट से 12 वोल्ट करते हैं ना, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कि आप इसको ध्यान से अगर गौर से देखिएगा तो इधर वाली जो तार है वो इधर वाले में जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी है ना। तो ट्रांसफार्मर का हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि जब इधर 220 वोल्ट है, इधर 12 वोल्ट है, अगर गलती से भी इसमें कोई बदलाव हुआ तो इसको कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि जुड़ा ही नहीं है आपस में। ठीक है, अगर ये जुड़ा होता तो 220 अगर इसमें आएगा तो इसके आगे जो पुटा है, जो बेचारा 5 वोल्ट पे चलने वाला है, वो 220 वोल्ट एकदम से ऐसी जाएगा तो सब उड़ा देगा। ठीक है, इसलिए हम इस तरह से बनाया गया कि एकदम से ये अलग ही, बिल्कुल अलग ही रहे, ताकि कई बार आपने जो आप डिवाइस यूज करते हो,
इसके पीछे, ट्रांसफार्मर के पीछे जो अगर 220 वोल्ट है तो इसके आगे 12 वोल्ट है, तो आपको इधर जो मर्जी करो करंट नहीं मारेगा। जो एसी होता है ना 50 वोल्ट तक करंट नहीं मारता, और डीसी भी 50-60 वोल्ट तक करंट नहीं मारता। लेकिन हम लोगों ने हमेशा, जो जितने लोग हैं, लोग कभी ना कभी जिंदगी में एसी का झटका सहे होंगे कि कहीं करंट बाथरूम में लग गया, कहीं कहीं लग गया, डीसी का नहीं। जबकि डीसी का झटका इससे भी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एसी जो है ना 1 सेकंड में 50 बार बंद और चलता है, ऑफ और ऑन होता है। 1 सेकंड में 50 से 60 हर्ट्ज बोलते हैं उसको। 1 सेकंड में 50 से 60 बार ऑन ऑफ होता है, स्विचिंग करता है। जबकि डीसी ऐसा नहीं करता। अगर डीसी का 500 वोल्ट करंट अगर आपको पकड़ लेगा तो वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन 500 वोल्ट डीसी बहुत कम जगह इस्तेमाल होता है, होता ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये जो एसी है, ये अगर 200 वोल्ट लगता है तो आपको बचने का मौका देता है कि जैसे ही आप उस पीरियड में, ऑफ पीरियड में हाथ खींच लेते हो तो आपका जो है बिजली से हाथ खत्म हो जाती है, ठीक है कि नहीं। तो करंट लगने का संभावना इसमें ज्यादा होता है डीसी में। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ज्यादा एसी को कम एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, या कम एसी को ज्यादा कर सकता है, ठीक है। जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, बिजली को कम या ज्यादा, पर वो एसी को, डीसी को नहीं, एसी को कम या ज्यादा करता है, ठीक है। तो उसके ये इस तरह से निशान होते हैं। इससे बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। आपने बड़े बड़े एम्पलीफायर में देखा होगा, बड़ा बड़ा भी होता है। इन्वर्टर कभी खोल के देखोगे तो वो भी बड़ा। इन्वर्टर भी एक तरह से कॉम्बो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल पे भी काम करता है, डीसी पे भी काम करता है। जो उसका बाकी का मैकेनिज्म है वो डीसी पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद हो गया जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या करता है, एक डायोड इसमें से मिस है, वो भी डाल देंगे। डायोड जो है और जेनर डायोड जो क्या करता है कि जब हम एसी से डीसी बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम उस पुर्जे को लगाते हैं जो 12 वोल्ट पे चलता है। तो जब हम 12 वोल्ट की डीसी बनाते हैं तो साथ में हम एक जेनर डायोड लगा देते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के रूप में। जैसे किसी गेट पे चौकीदार खड़ा होता है ना, ऐसे ही है कि जेनर डायोड क्या करता है कि 12 वोल्ट से ज्यादा नहीं जाने देता आगे। अगर 12 वोल्ट से ज्यादा जाएगा तो वो क्या करता है, उसको वहीं पे रोक लेता है, ये शॉर्ट हो जाएगा। मतलब ये चौकीदार जैसे रहता है ना, गोली लग जाए मर जाएगा, लेकिन जब तक वो जिंदा है जाने नहीं देगा। उसी तरह से ये है कि ये जब तक यहाँ पे लगा होता है ये 12 वोल्ट से ज्यादा नहीं जाने देगा। अगर किसी वजह से इसको पीछे से ज्यादा वोल्टेज आ गया तो ये शॉर्ट होकर पूरा वोल्टेज को डेड कर देगा, ड्रॉप कर देगा। लेकिन अंदर सर्किट में 12 वोल्ट नहीं जाने देगा, जिससे कि आगे का जो आईसी है, आगे का जो ट्रांसफार्मर है, आगे का ट्रांजिस्टर है, आईसी है, या कोई भी और कोई कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स है, वो खराब हो जाए, वो खराब नहीं होने देता ये, ठीक है। ये जेनर डायोड क्या करता है कि जो अगर 12 वोल्ट, इसके अपने अपने वोल्ट होते हैं, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, 9 वोल्ट, 18 वोल्ट, इस तरह के आते हैं। ये जहां पे लगा होता है वो क्या करता है, वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है। जितने वोल्ट का लगा है उससे आगे की ज्यादा वोल्ट ये नहीं जाने देता, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है ये डीसी स्टोर का काम करता है, ठीक है। ये डीसी को स्टोर करता है और एसी को पास करता है। अगर आप इसको 240 वोल्ट का अगर ये लगा होता है कई जगह पे, देख लीजिएगा, मेन वोल्टेज में लगा हो तो इसको कभी भी हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 250 वोल्ट का स्टोरेज बचा होता है। इसके ऊपर लिखा होता है ये कितने वोल्ट का है और कितने माइक्रोफैराड का है, ठीक है। जो मेन सप्लाई में लगा होता है वो कम से कम 400 वोल्ट तक के होते हैं। अगर 400 वोल्ट का कहा है तो 400 वोल्ट इसके अंदर स्टोर रहता है, जब तक कि इसके इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम ना कर लिया जाए, खत्म ना किया जाए। इसको खत्म करने का 2 तरीके होते हैं। अगर आप कोई पावर सप्लाई रिपेयर कर रहे हो तो जहां पे 220 वोल्ट आते हैं और वहां पर ये लगा है, तो हमेशा क्या कीजिए कि एक ऐसा इस तरह के ट्वीजर लीजिए या फिर कोई बल्ब लीजिए और उसके दोनों पॉइंट पे ऐसे टच कीजिए। पर वो ट्वीजर वो लीजिएगा जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हो, ठीक है। और तब इस दोनों के पॉइंट के ऊपर ऐसे करके दीजिएगा तो ये पटाखा से आवाज आएगा, पटक से आवाज, स्पार्किंग की आवाज आएगी और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर आप इसको हाथ लगाइएगा, नहीं तो लगाइएगा तो 250 जो या 400 वोल्ट इसके अंदर हो, वो एक बार में आपके शरीर में झटका देगा। तो इसको जहां पे डायरेक्ट अगर 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट का है तो कोई दिक्कत नहीं, 50 वोल्ट से ऊपर का है तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि इसको डिस्चार्ज करना पहले, ठीक है। किसी भी डिवाइस में लगाते हैं, जब हम रिपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइस लगाते हैं, निकालते हैं, चेक करते हैं, तो हमेशा ये बार बार ध्यान रखना कि इसको डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी आगे कंज्यूम नहीं किया तो इसके अंदर स्टोरेज पड़ा रहेगा
और ये पड़ा रहेगा, हाथ लगाओगे तो बहुत बड़ा झटका मारेगा। तो आपको नुकसान से बचाया जा सकता है जब आपको ये चीज समझ आ गई कि जहां पर भी पढ़ा, सब पे लिखा होता है, इसके ऊपर लिखा होता है। अगर कहीं भी जहां पे आप देख लीजिए कि 220 वोल्ट आ रहा है और वहां पर ये लगा हुआ है, ये वाले जो जहां पे 220 वोल्ट है लगभग साइज में बड़े ही होते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि ये लगा हुआ है और आगे कोई मतलब एक्टिविटी डिवाइस में नहीं हो रही है, मतलब ये चार्ज हो गया है, तो इसको हमेशा डिस्चार्ज करना, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। ठीक है, वो इतना भयंकर करंट नहीं होता कि आपको नुकसान पहुंचाए, लेकिन आपको एक बार झटका जरूर देगा, क्योंकि इसमें वोल्ट 1 सेकंड के लिए आएगा बाहर, उसके बाद डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक बार झटका लगने के बाद। वेरिएबल कैपेसिटर, अच्छा इसका एक और बात है कि इसमें ना नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, इसको कभी भी उल्टा नहीं लगाना होता है। ठीक है, इसका जैसे पॉजिटिव, जहां पे पॉजिटिव है तो वहां पॉजिटिव ही लगाना, जैसे नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लगाना। ये मदरबोर्ड पे भी लगा होता है, इस तरह से प्रिंटेड बने होंगे पॉजिटिव पे पॉजिटिव, तो इसको हमेशा ध्यान रखना। और इस पे भी बना होता है, ये जैसे व्हाइट वाला लाइन है ना, यहाँ पे नेगेटिव है, बाकी दूसरा लाइन है पॉजिटिव है, तो इसमें निशान होता है। ये जब मैं कैपेसिटर को आपको ध्यान से दिखाऊंगा तो मैं बता दूंगा। तो ये वाले इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कभी भी उल्टा नहीं लगता, जिस दिशा में लगी हुई है, जिस पोलैरिटी में लगा हुआ है, उसी पोलैरिटी में लगाना इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को। नॉर्मल कैपेसिटर होता है, आप पेपर कैपेसिटर होता है, उसको उल्टा या सीधा लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वर्किंग सेम होगी। बट इसको आपने उल्टा नहीं लगाना, इसको उल्टा लगाने से ये फट जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है, जैसे आपने इसका देखा, आपको पता कि एसी को पास करता है, डीसी को रोकता है, ठीक है कि नहीं, और सिग्नल को पास करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो वेरिएबल कैपेसिटर कहां पे लगता है, प्रायतः ये रेडियो में लगता है। रेडियो में क्यों लगता है, रेडियो में आप कई बार घुमा घुमा के चैनल चेंज करते हो ना, बदलते हो ना, रेडियो बदलते हो ना, टीवी में भी लगता है और रेडियो में भी लगता है। क्यों लगता है टीवी में, रेडियो में, जब हम हवा में बहुत सारे सिग्नल होते हैं, ठीक है, हवा में बहुत सारे सिग्नल होते हैं, तो हमें क्या होता है, एक चैनल से दूसरे चैनल पे जब शिफ्ट होना होता है, या एक रेडियो स्टेशन दूसरे स्टेशन पे जाते हैं, तो इसको एक तरह से गैंग कैपेसिटर भी बोलते हैं। गैंग कैपेसिटर मतलब बहुत सारे कैपेसिटरों का एक समूह, जिसको गैंग कैपेसिटर बोलते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट्स है ना, तो क्या होता है कि सभी पॉइंट्स को अलग अलग लगते हैं। जब हम इसको घुमाते हैं ना, तो ये जो फ्रीक्वेंसी निकालता है ना, जैसे एफएम में 102, 108, 105 ऐसे चलता है ना, एफएम में 98.3 माई एफएम ऐसे करके चलता है। तो जब हम इसको शिफ्ट करते हैं तो अगले चले जाता है। लेकिन ये जमाना बहुत पुराना हो गया है, आपको हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसलिए बता दिए, नहीं तो इसका जमाना खत्म हो गया। ये तब होता था जब हम हाथ से घुमाते थे। अब हाथ से घुमाने वाले में डिजिटल आ गया, जैसे सारे गामा वगैरह आया, वो सब डिजिटल है, ये डिजिटल ही करते हैं, काम यही करता है, बट ये इसका स्वरूप छोटा हो गया है और ये डिजिटली होने लग गया है। ठीक है, इसको अब क्रिस्टल वाला स्वरूप दे गया ताकि डिजिटली अब थोड़ा सा घुमाएं या बटन दबाएं तो चैनल चेंज हो जाता है, लेकिन उसका जो बैक एंड में काम होता है वो इसी तरह से होता है। ठीक है, डिजिटली होता है। वेरिएबल कैपेसिटर ये होगा कि ये जितने बारी घुमाएंगे ये सिग्नल को बदल बदल के निकालेगा, जितने वैल्यू के इसको जहां पे घुमाएंगे उतने वैल्यू के चैनल को ये पकड़ लेगा। तो समझ गए रेडियो कैसे काम करता था और वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है, और सिग्नल शिफ्ट कैसे होता है कैपेसिटर से। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर से, क्योंकि कैपेसिटर में ही क्षमता है जो सिग्नल को पास कर सकता है कंट्रोल के हिसाब से, कम ज्यादा करके। ठीक है, और किसी में। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरह का होता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं आप, जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि कैपेसिटर जैसे रेजिस्टेंस वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, पढ़ा था ना आपने, मैंने बताया था ना आपको। तो इस वजह से वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को कम या ज्यादा, वो अगर एक लगाएंगे तो क्या होगा, या तो कम रहेगा या ज्यादा, जितने मात्रा में लगाएंगे उतने मात्रा में जाएगा, एक तरह से वोल्टेज जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे 12 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, ऐसे जैसे जैसे घुमाते जाएंगे। ये प्रायतः वॉल्यूम में यूज होता था। आपने पहले रेडियो बजाया होगा, वॉल्यूम आवाज कम करते हैं ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम जितने भी लगे होते हैं उसमें क्या होता है कि वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। ठीक है, जितना हम वोल्टेज बढ़ाते हैं उतने एम्पलीफायर को वोल्टेज ज्यादा जाता है, तो वो एम्पलीफाई ज्यादा करता है, फिर हमारे को स्पीकर में ज्यादा वोल्टेज जाते हैं तो ज्यादा आवाज सुनता है। ठीक है, तो अब वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है कि वोल्टेज को वेरी करता है मतलब फर्क डालता है, कम से ज्यादा। अगर हम इसको यहाँ पे लग देंगे तो 0 वोल्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल वॉल्यूम बंद हो जाएगा, यहाँ पे डाल देंगे फुल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सब डिजिटल हो गया,
ठीक है, डिजिटल होता है ना वॉल्यूम कम ज्यादा, लेकिन बैक में काम यही करता है, सिद्धांत यही काम करता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यूएशन जो वेरी करता है रेजिस्टेंस, जिससे कि वॉल्यूम फर्क पड़ता है, कम या ज्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया, ये सारे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है कि नहीं। और इसको फिर कल वाला भी 10 बार लिखना है और ये वाला भी 10 बार लिखना है। जब तक आपका बेसिक नहीं कोर्स खत्म होता है तब तक आपने इसको करते रहना है, ठीक है कि नहीं। मोटिवेशनल कहते हैं वीडियोस देखते हो ना आप लोग, तो देखो, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो देखने के साथ साथ हमेशा जो कर रहे हो ना उसको बहुत अच्छी तरह से करो, अपना 100% दो, क्योंकि जो आप मेहनत करोगे तभी सफल होगे, ठीक है कि नहीं। इसको ये नहीं सोचना कि आज हमने पढ़ाई शुरू किया तो आज ही हमको रिजल्ट मिल जाए, आज नहीं मिलेगा, लेकिन आज इग्नोर मत कीजिए, सबको अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से कीजिए, और प्रैक्टिस तो बार बार कीजिए, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, और जितने अच्छे से समझ आ जाएगा उतना अच्छा टेक्नीशियन आप फ्यूचर में बन के उभरोगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए। कल वाला 10 लिखे, इसको भी लिखते रहिए जब तक रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल इमेज पिक्चर क्लियर ना हो जाए दिमाग में कि ये काम क्या करता है और इसका फोटो कैसा है और इसका जो है साइन कैसा है और इसका शक्ल कैसा है, ताकि कहीं भी आप देखो तो आप बता दो अरे यार ये तो रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप कल को पढ़ाओ किसी को, सिखाओ किसी को, तो आप बता दो उसको अरे यार ये गलत कर रहे हो ये, तो आपको पता होगा तब ना। इसलिए इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहना, ठीक है, जितना होगा, इग्नोर नहीं करना। जिस दिन कंपोनेंट्स का खत्म हो जाएगा उसके एक दिन बाद मैं आप लोगों से सारा कुछ पूछूंगा, मैं सिर्फ यहाँ ब्लैक बोर्ड पे कंपोनेंट बताऊंगा, ठीक है, और आपको आप लोगों से बारी बारी से पूछूंगा कि मैंने साइन बनाया, नाम भी आप ही ने बताना और काम भी आप ही ने बताना है, ठीक है, जब साइन खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। तो इस चीज को नोटिस करके ध्यान में रख करके आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा। मैं अभी ज्यादा क्लास आपको ज्यादा काम नहीं देता हूं कि स्टार्ट कर रहे हो आप, अगर ज्यादा काम दे दूंगा तो फिर आप पजल हो जाओगे, ठीक है। तो जितना मिल रहा है इसको आसानी से करते रहो, पर इसको हल्के में 10 मिनट पढ़ाए तो हो गया, बात खत्म नहीं। मैंने 10 मिनट पढ़ाया तो आप इस पर 10 घंटे करो, ताकि आप अगले 10 साल भूलो ही ना, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखते करते रहो, ठीक है, ओके, चलो, ओके, थैंक यू, ठीक है। और हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इसमें जो नहीं समझ आया उसको, उस वीडियो को दोबारा आप लोग देख लेना, ठीक है।